दोस्तों, जिस प्रकार से किसी कवि की काव्यगत विशेषताएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से अगर आपके सिलेबस में किसी काल को संकलित किया गया है, फॉर एग्जाम्पल आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इस तरह से किसी भी काल को अगर आपके सिलेबस में संकलित किया गया है, तब वहाँ और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनती है कि उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर कवि की काव्यगत विशेषताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण काल में जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही है, सभी रचनाकारों को मिला जुला कर जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ बनती है संपूर्ण काल की, वो ये वाले प्रश्न भी आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उसी प्रकार से आज हम लोग आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल उदाहरण सहित। आपको पता होगा कि मैं आपको जो लिखित रूप प्रदान कराता हूँ, वहाँ हर एक पॉइंट में मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक पॉइंट में उदाहरण दूँ, क्योंकि उदाहरण देने से आपका जो आंसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और स्कोरिंग रहेगा। तो आज हम लोग आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। वैसे तो आदिकाल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। दोस्तों, प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपसे आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं पूछे या फिर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछे, आपको लिखना सेम ही है, क्वालिटीज, आदिकाल की फीचर्स को ही आपको लिखना है, विशेषताओं को, ठीक है। तो आज हम लोग आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात करेंगे, केवल हम प्रमुख प्रवृत्तियों पर ही बात करेंगे। वैसे तो आदिकाल की बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन हम उनमें से प्रमुख प्रवृत्तियों को चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखे। प्रस्तावना में आप लिखे कि आदिकाल के सीमांकन को लगभग 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक बताई जाती है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं है। कहने का तात्पर्य कि आदिकाल के सीमांकन एवं नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी काल के सीमांकन और नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है तो यही काल है। हर एक विद्वान की, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, हर एक विद्वान की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी मान्यता है। कोई किसी सीमांकन को मान्यता देते हैं तो कोई किसी और सीमांकन को मान्यता देते हैं। उसी प्रकार से नामकरण में भी विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल बताते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल को वीरगाथा काल बताते हैं। वहीं डॉक्टर ग्रियर्सन इस काल को आरंभिक काल बताते हैं। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल के नामकरण को बीजपन काल बताते हैं। परंतु आज हम लोग हजारी प्रसाद द्वारा दिए गए नामकरण को मान्यता देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था और आज हम लोग आदिकाल के नाम से ही इस काल को पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा विद्वानों ने इसी नामकरण को मान्यता दी, इसलिए यही प्रचलन में है। उसी प्रकार से इस काल के सीमांकन को लेकर भी विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद रहा है। इस काल में जो प्राय रचना रची गई वो उपभ्रंश तथा संस्कृत भाषा से मिश्रित है, इसलिए इसको किसी किसी विद्वानों ने संध्या काल भी कहा और किसी किसी ने बीजपन काल भी कहा। ये वो काल था जहाँ पर संस्कृत खत्म होकर हिंदी का जन्म हो रहा था। कहने का तात्पर्य कि संस्कृत धीरे धीरे अस्तित्व से हट रहा था और हिंदी धीरे धीरे अस्तित्व में आ रहा था। उपभ्रंश को हम लोग पुरानी हिंदी भी कहते हैं। तो इसी काल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है, इसीलिए हम हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे प्रथम हम आदिकाल को पढ़ते हैं। इस काल में कई प्रकार की साहित्य लिखी गई। फॉर एग्जाम्पल सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, उसी प्रकार से कुछ लौकिक साहित्य भी देखने को मिलती है और उसी के साथ साथ इसी काल में कुछ गद्य साहित्य भी देखने को मिलते हैं। इस काल में बहुत सारे रचनाकार हुए, जिनमें से हम कुछ प्रमुख रचनाकारों के नाम देख लेते हैं। सरप्पा, सबरपा,
नरपति नाला, चंद्रबरदाई, विद्यापति आदि आदि इस युग के प्रमुख रचनाकारों में से एक है। वहीं मैं भूल गया अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरिया आपने सुनी होंगी। तो ये सब इस काल के प्रमुख रचनाकारों में है। और भी बहुत सारे रचनाकार हुए इस काल में, लेकिन हम लोग केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रमुख रचनाकारों के नाम को यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों साइड में नोट्स डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद से उसको अपने राइटिंग में लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम आदिकाल की, संपूर्ण आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं को एक एक कर उदाहरण सहित देखेंगे। तो इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे पहली प्रमुख प्रवृत्तियां है वीरता का चित्रण। जी हाँ, इस काल के साहित्य में वीरता का अधिक चित्रण हुआ है, इसलिए हम प्रमुख प्रवृत्तियों में वीरता का चित्रण को हम एक बिंदु मान सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीरगाथा काल दिया, वही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इस काल पर अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात उन्हें जब पता चला कि इस काल में अधिक वीर रचना हुई, रासो साहित्य में, खास तौर से रासो साहित्य में जितने भी रचनाएं हुई वे वीरता पर आधारित थी। वहाँ पर भारत के कुछ महान पुरुषों की वीरता का चित्रण देखने को मिलता है, परंतु केवल उस रासो साहित्य को ही देखकर इस काल का, संपूर्ण काल का नामकरण करना अन्य साहित्य के साथ में अन्याय होगा, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल का नामकरण नहीं दिया गया। परंतु इस काल में वीरता का चित्रण सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, इसलिए ये इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में सबसे प्रमुख में से एक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए कि रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, ये भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण रहेगा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरता का चित्रण हमें देखने को मिलता है, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई है। उसी तरह से खुमार रासो, वही प्रमाल रासो, जिसके रचयिता जगनीक है। तो ये इस बिंदु के लिए उपयुक्त ग्रंथ, उदाहरण के तौर पर उपयुक्त ग्रंथ रहेंगे। अब इस बात को हम पंक्तियों में उदाहरण सहित देखेंगे तो हम जगनीक द्वारा लिखी गई एक पंक्तियों को देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया कि 12 बरस लो कुकुर जीवे, 12 बरस लो कुकुर जीवे, अरु सोरो लो जिए सियार, अरु सोरो लो जिए सियार, बरस 18 क्षेत्रीय जीवे, बरस 18 क्षेत्रीय जीवे, आवे आगे जीवे को धिक्कार। तो ये इस बिंदु के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण रहेगा। इस काल की दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख प्रवृत्ति है कि कल्पना की बहुल्यता तथा ऐतिहासिकता का अभाव। अब कल्पना की बहुल्यता क्या है? बहुल्यता शब्द को समझिए। बहुल्यता मतलब अधिकता, ठीक है। तो इस काल में जितने भी रचना रचे गए उसमें कल्पना का अधिक प्रयोग किया गया। कहने का तात्पर्य कि इस युग में, इस काल में जो कवि हुआ करते थे उनमें से अधिकतर कवि को राजश्री प्रदान था। कहने का मतलब कि वे राजकवि थे तथा अपने राजा के वीरता को दिखाने के लिए वे कोई भी हद पार कर देते थे। कहने का मतलब कि अपने राजा के वीरता को दिखाने के लिए वे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, अपने राजा को वे चमत्कारी बताते थे। तो इस चक्कर में इसमें क्या हो गया कि कल्पना की अधिकता हो गई, कल्पना की बहुल्यता हो गई, वही ऐतिहासिकता का अभाव भी इसी कारण इस काल में देखने को मिलता है। इसी काल में और एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रवृत्तियां आएगी, वो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तो इस बिंदु को मैं इसी के साथ में जोड़ रहा हूँ, एक ही साथ में दोनों की बातें कर रहा हूँ मैं। कल्पना की बहुल्यता, वही ऐतिहासिकता का अभाव, और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, एक साथ में हम दोनों बातों को कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से इस काल के कवि राजश्री कवि होते थे, तो उसी प्रकार से वे अपने राजा के वीरता को दिखाने के लिए वे कोई भी हद पार कर देते थे, बड़ा चढ़ाकर बातों को करते थे।
तो इस पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि 17 सूरज सजी घाट, 17 सूरज सजी घाट, चंद ओपम राजई, चंद ओपम राजई, मुकुर में प्रतिबयम्ब राजय, सत धन शशि सजई। तो इस लाइन को आप इसके उदाहरण में लिख दीजिए, ये बिल्कुल ही उपयुक्त उदाहरण रहेगा। तो आप समझ जाइए कि रासो साहित्य में ही ये जो विशेषताएं हैं वे अधिक देखने को मिलते हैं। अन्य साहित्यों में जैसे सिद्धनाथ साहित्यों में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन का इतना हमें देखने को नहीं मिलता है, परंतु रासो साहित्य में जहाँ कवि अपने राजाओं के वीरता का चित्रण करते हैं वहाँ पर हमें ये बिंदु देखने को मिलता है। इस युग की तीसरी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, तीसरी विशेषताएं हैं कि युद्धों का सजीव वर्णन। जी हाँ, इस युग के रचनाओं में युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि इस युग के कवि राजकवि हुआ करते थे, लेकिन कवि के साथ साथ वे योद्धा भी हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य कि वे कवि तो अवश्य है, परंतु वे एक कवि के साथ साथ एक योद्धा भी है। इसलिए तो इस युग के जितने भी हमको रचनाएं मिलती है उसमें हम युद्धों का सजीव वर्णन हमें क्यों देखने को मिलता है? ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उस युद्ध को उस काल के कवि ने स्वयं अपने आंखों से देखा था, इसलिए इतना सजीव वर्णन किया है। तो यही वो कारण है कि इस काल के कवि जो है वे कवि के साथ साथ योद्धा भी हुआ करते थे और वे स्वयं युद्धों के दृश्यों को स्वयं देखते थे और इसका सजीव वर्णन उन्होंने अपने रचनाओं में किया। तो इस बात पर अगर आप उदाहरण लिखेंगे तो हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियों को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम किसी काव्य की पंक्तियों को ना लिखते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो युद्धों के सजीव वर्णन पर जो बात कही थी उसको हम उदाहरण में लिख देंगे। उन्होंने कहा था कि इस पर सब ओर से आक्रमण की संभावनाएं थी और निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी एक वर्ग की आवश्यकता थी, और वे वर्ग कौन थे? वे कवियों का वर्ग थे। कवि जो होते थे वे युद्ध के लिए सेनाओं को प्रोत्साहित करते थे। वे अपने पंक्तियों द्वारा, अपने कलम द्वारा सेनाओं को, क्षेत्रियों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते थे, उनमें जोश भरते थे। इस काल की अगली और चौथी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उपदेशात्मक रचनाएं। जी हाँ, जहां इस काल में रासो साहित्य में वीरता का चित्रण हो रहा था, वही इसी काल में उपदेशात्मक रचनाएं भी लिख रहे थे। अब ये उपदेशात्मक रचनाएं कौन लिख रहे थे? इस काल में उपदेशात्मक रचना लिखने का श्रेय 3 संप्रदाय को जाता है। वह है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। जी हाँ, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय को उपदेशात्मक रचना लिखने का श्रेय जाता है। वे लोग धार्मिकता की बात करते थे। धर्म की बात करते हुए उन्होंने अपने रचनाओं में लोगों को उपदेश दिया, धर्म के प्रति लोगों को धर्म के लिए उपदेश दिया। तो ये उपदेशात्मक रचना भी इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में एक है। अब इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि अंजन माही निरंजन भेटिया, अंजन माही निरंजन भेटिया, तिलमुख भेटिया तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेलम। तो इस उदाहरण को आप लिख दीजिए, ये बिल्कुल इस बिंदु के लिए उपयुक्त रहेगा। तो याद रखिए कि वीरता वाले विशेषता के साथ साथ इस काल में उपदेशात्मक रचनाएं भी लिख रहे थे, और ये उपदेशात्मक रचनाएं कौन लिख रहे थे? सिद्ध संप्रदाय वाले कवि, नाथ संप्रदाय वाले और जैन संप्रदाय वाले कवि उपदेशात्मक रचना लिखकर लोगों को धार्मिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। इसी काल की अगली प्रमुख प्रवृत्तियां हैं विविध विषयों का चित्रण। जी हाँ, इस काल में ये जो उपदेशात्मक रचनाएं लिख रहे थे ये सारे कवि, इस संप्रदाय के सभी कवि जो थे वे उपदेशात्मक रचना के साथ साथ अपने रचनाओं में विविध विषयों को शामिल करते थे, सम्मिलित करते थे। ये गुरु की महिमा की बात करते थे, आडंबरों का खंडन करते थे,
योग मार्ग की बात करते थे। उसी प्रकार से ये सदाचार और नैतिकता की बात करते थे, धार्मिक रूढ़िवादी का खंडन करते थे, चमत्कार प्रदर्शन की बात करते थे और जादू टोना तंत्र मंत्र की भी चर्चा इन लोगों ने अपनी रचनाओं में की। वही सामाजिक चेतना, विद्रोह की भावना आदि आदि तमाम विविध विषयों को ये अपने रचनाओं में सम्मिलित कर रचनाएं लिखते थे। तो ये भी इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में एक है। अब मैं हर एक को बिंदु बनाकर प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में आपको देने लग जाऊं तो 20, 25, 30 न जाने कितने प्रमुख प्रवृत्तियां बन जाए। तो इसलिए यहाँ मैंने एक बिंदु दिया, विविध विषयों का चित्रण, ठीक है। तो और विविध विषयों में मैंने इन सब बात को एक साथ में कह दिया। अब यहाँ पर आप एक बहुत सुंदर उदाहरण देख सकते हैं कि विद्रोह की भावना वाली उदाहरण कि हिंदू मुसलमान खुदाई के बंदे, हिंदू मुसलमान खुदाई के बंदे, हम जोगी न कोई किसी के छंदे। तो ये विद्रोह की भावना वाली पंक्तियां हैं। तो ये इस विविध विषयों में एक उदाहरण पर्याप्त रहेगा। इसी काल की अगली प्रमुख प्रवृत्तियां हैं लौकिक साहित्य। जी हाँ, जहाँ इस काल में रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य लिखे जा रहे थे, वही इसी काल में कुछ रचनाकारों ने लौकिक साहित्य को भी लिखा। तो इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में लौकिक साहित्य भी प्रमुख में से एक है, क्योंकि इसी काल में कुछ लौकिक साहित्य भी सामने आई। अब लौकिक साहित्य क्या है? लौकिक साहित्य उस साहित्य को कहते हैं जिस पर हम समाज के पिछड़े वर्ग या फिर कहे तो आदिवासियों की चर्चा करते हैं, उनके जीवन शैली की बात करते हैं, उसे हम लौकिक साहित्य कहेंगे। तो इसी काल में बहुत सारे लौकिक साहित्य भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ढोला मारूरा दूहा, वसंत विलास, जय चंद्रिका आदि आदि इस काल की लौकिक साहित्य में से एक है। अब पंक्तियों में उदाहरण देना होगा तो आप दे सकते हैं कि एक उदाहरण आप दे सकते हैं, सोठियो दूहो भलो, सोठियो दूहो भलो, भली मरवण की बात, मरवण री बात, जो बन छाई धड़ भली, तारा छाई रात। तो इस उदाहरण को आप लौकिक साहित्य का उदाहरण है, आप इसको लिख दीजिएगा, ये बिल्कुल ही उपयुक्त रहेगा। इसी काल की अन्य प्रमुख प्रवृत्तियां हैं पहेलियां या फिर कहे तो फुटकर रचनाएं। जी हाँ, फुटकर रचनाएं। ये कौन लिखते थे? इस काल में एक बहुत बड़े रचनाकार हुए जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जनता को मनोरंजन देने के लिए, जनता को मनोरंजित करने के लिए उन्होंने कई सारे पहेलियां, मुकरियां लिखे और उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कई सारे पहेलियां और मुकरियां लिखे और सबसे बड़ी बात कि वे खड़ी बोली भाषा में लिखते थे। अब सोच के देखिए, कहाँ आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ था और अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने गए जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग आदिकाल में किया था। अब उदाहरण में हम उनकी एक बहुत ही सुंदर पहेलियां को देख सकते हैं। एक थाल मोतियों से भरा, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये अमीर खुसरो की पहेलियां हैं। इसी के साथ साथ इसी काल में गद्य साहित्य का भी विकास हुआ। इस बिंदु को मैंने नहीं लिखा, शायद मैं भूल गया, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप लिख सकते हैं कि इसी काल में कुछ गद्य साहित्य भी लिखे गए। इस काल की अगली प्रमुख प्रवृत्तियां हैं प्राकृतिक चित्रण। जी हाँ, इस काल में जहाँ रासो साहित्य में वीरता का चित्रण हो रहा था, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो रही थी, वही उपदेशात्मक रचनाएं लिखी जा रही थी, वही इस काल के रचनाओं में प्राकृतिक चित्रण भी भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। इस काल के कवियों ने प्रकृति का भी बहुत ही सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया है, इसलिए ये भी इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में एक है। इस काल के कवियों ने प्राकृतिक चित्रण के लिए दोनों ही पद्धति, आलंबन तथा उद्दीपन, दोनों ही पद्धतियों को अपनाकर प्रकृति का सुंदर वर्णन एवं चित्रण अपने काव्य में किया है। एग्जाम्पल के लिए आप एक पंक्ति देख सकते हैं कि जिही की बिटिया सुंदर देखी, ते ही घर जाई धरे हथियार। तो ये
सुंदर उदाहरण रहेगा इसके लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्रकृति का चित्रण कहाँ हुआ। ये मैंने आलम्बन और उद्दीपन के आधार पर ये आपको उदाहरण दिया। अगर आपको प्रकृति का उदाहरण चाहिए तो भी मैं दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं, आप लिखिएगा कि कोयल कलियोले मोर के कारो समय महुयर महुर गुंज राओ। तो ये प्रकृति चित्रण दोनों को आप लिखिए। क्योंकि मैंने आलम्बन और उद्दीपन की बात की इसलिए मैंने पहली वाली पंक्तियों को आपको दे दिया। और ज़्यादा पंक्तियाँ देने लग जाऊँ, ज़्यादा उदाहरण देने लग जाऊँ तो आपको भी एग्ज़ाम में उसको याद करने में, मेमोराइज करने में कठिनाई होगी। क्योंकि भले ही आप बिंदु लिखने के बाद अपनी भाषा में लिखें, लेकिन उदाहरण को तो आपको याद करना होगा, उसको तो आपको मेमोराइज करना होगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सिंपल उदाहरण आपको दूं ताकि आपको उसको याद करने में सहूलियत हो, आसानी हो। अगली प्रमुख प्रवृत्तियां है श्रृंगार वर्णन। जी हाँ, जहां इस काल के खासतौर से रासो साहित्य में वीर रस का प्रयोग हो रहा था, वीरता का चित्रण हो रहा था, वहीं उसी के साथ साथ श्रृंगार वर्णन भी हो रही थी। इस काल में बहुत सारे युद्ध हुए क्योंकि जो साम्राज्य थी वे छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए थे और एक दूसरे से ये आपस में लड़ते रहते थे। यही वो कारण था कि मुसलमान ने हम लोगों के देश में कब्जा कर लिया। कारण कि हमारे देश के राजाए, जो छोटे छोटे राज्य के राजाए आपस में लड़ रहे थे और फलस्वरूप मुसलमानों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये अन्य बात थी, इस बात को आप मत लिखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो इस काल में जहाँ वीरता का चित्रण हो रहा था वही कवि लोग जो थे वे श्रृंगार वर्णन भी कर रहे थे। इस काल में जो युद्ध हो रहे थे उन युद्धों में बहुत सारे युद्ध किसी स्त्री के लिए, किसी नारी के लिए हो रही होती थी। तो जहाँ पर प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, कभी प्रेम के लिए युद्ध हो रहा है और प्रेम का वर्णन कर रहा है, ऑब्वियसली वहाँ श्रृंगारिकता का वर्णन तो होना ही है। इसलिए अगर उसमें प्रेम का वर्णन हो रहा है तो वहाँ में अनायास ही श्रृंगार वर्णन भी अवश्य देखने को मिलता है। तो उदाहरण में आप पृथ्वीराज रासो के शशिव्रता प्रसंग से आप एक उदाहरण लिख सकते हैं कि राका और सूरज बीच उदय अस्त हुए वर पर शशिव्रता शोभाई मनो सिंगारिक सुमेरु। ठीक है, तो इस उदाहरण को आप लिख लीजिए। और इस काल में जो श्रृंगार वर्णन किया गया उसके दोनों ही पक्ष, संयोग तथा वियोग, दोनों ही पक्षों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब तक जो हमने प्रमुख प्रवृत्तियां देखे हुए, इस काल के प्रमुख प्रवृत्तियां के साथ साथ भाव पक्ष में आते हैं, ये भाव पक्ष थे। अब हम कला पक्ष पर भी बात करते हैं। इस काल की जो प्रमुख रचनाएं थी उसकी कला पक्ष क्या रही होगी उस पर भी बात करते हैं। छंद अलंकार रस की बात करते हैं। आदिकाल के काव्य में रस की बात करें तो सबसे अधिक वीर रस का प्रयोग हुआ, जो मैं आपको शुरुआत से लेकर अब तक बता रहा हूँ। वहीं वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ और कहीं कहीं शांत रस आदि आदि का भी प्रयोग देखने को मिलता है। सबसे अधिक वीर, श्रृंगार, शांत रस का प्रयोग देखने को मिलता है और कुछ कुछ अन्य रसों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में इन रसों का प्रयोग हुआ है। अब छंद की बात करें तो दोहा, तोटक, छप्पई, तोमर, रोला, उसके बाद उलाला आदि छंदों का इस काल में अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्तिपूर्ण, अतिशोक्ति अलंकार आदि आदि अलंकारों का इस काल में सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो ये इस काल की कला पक्ष है। अब हम भाषा शैली पर बात करेंगे। इस काल की भाषा की बात करें तो इस काल में डिंगल पिंगल भाषा में काव्य रचनाएं रची जाती थी। अब ये डिंगल पिंगल क्या है? डिंगल भाषा की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थानी से जुड़ी है और पिंगल भाषा की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थानी से जुड़ी है। डिंगल भाषा में उपभ्रंश भाषा की झलक भी देखी जा सकती है। इसीलिए ये आदिकाल जो है हिंदी साहित्य का सबसे सर्वप्रथम काल हुआ, क्योंकि यहीं से हिंदी का प्रारंभ हो गया था। उपभ्रंश आदि आदि भाषाओं का इसी काल में ये प्रचलन में आ चुकी थी। अब वहीं कहीं कहीं
खड़ी बोली भाषा का भी प्रयोग इस काल में देखने को मिला। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ, ये सब में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ। तो गाइस, इस प्रकार से हमने आदिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों को कंप्लीट किया। मैंने यहाँ पर आपको 10-11 पॉइंट लिखाया और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण वाले पॉइंट्स को लिखाया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी परीक्षा में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में, वो फिर चाहे बीए की हो या फिर एमए की हो, अगर आपसे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पूछी जाती है तो आप इसको लिख देंगे तो ये फुल स्कोरिंग और पर्याप्त रहेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, उस नोट्स को मैं कहाँ से तैयार करता हूँ। मैं बहुत सारे मोटी पुस्तकों को पढ़ता हूँ, उससे बातों को छांट कर निकालता हूँ, फिर ऑब्वियसली कि नेट का भी, इंटरनेट गूगल का भी थोड़ी बहुत सहारा लेता हूँ और वहाँ से मिला जुला कर एक नोट्स तैयार कराता हूँ और वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ। कहने का तात्पर्य कि ये सब किताबी बातें हैं और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही सरल भाषा में, सरल तरीके से आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। किन किन किताबों की मैं प्रयोग करता हूँ, जैसे देखिए, इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने किन किन किताबों का सहारा लिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? गणपति चंद्र गुप्त ने। इस पुस्तक का सहारा लिया मैंने इस प्रश्न के उत्तर को तैयार करने के लिए। वहीं हिंदी साहित्य का इतिहास जिसको डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा था, वहीं हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां जिसको डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने, वही कुछ गूगल से भी सहायता ली गई। तो इतने मेहनत के साथ मैं आपको नोट्स तैयार करके प्रोवाइड कराता हूँ। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है जो मैं टाइपिंग करता हूँ, आपको जो नोट्स दे रहा हूँ, वहाँ पर कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स अवश्य देखने को मिल सकती है, उसको आप सुधार कर लीजिएगा। मैं ये सब बातें आपसे इसीलिए कर रहा हूँ। देखिए, एक टॉपिक पर, एक विषय पर तैयारी करने में हमें कितना समय लगता है। एक विषय को तैयार करने में हमें 4-5 घंटे उस विषय को तैयार करने में लगता है। वहीं फिर 1-8 घंटे तो वीडियो बनाने में लग जाता है। फिर उसके एडिटिंग में हम लोगों को 2-2.5 घंटे का समय लग जाता है। फिर उसको अपलोड करने के लिए भी फिर 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो इतने मेहनत के साथ में एक वीडियो को तैयार करके हम आप तक पहुंचाते हैं। तो जब हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कोई ना कोई फ़र्ज़ तो बनता है। आपका फ़र्ज़ मात्र इतना है कि आप हम लोगों के सपोर्ट करें। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह से इनकरेज होंगे और आगे भी इसी तरह से आपकी सहायता कर पाएंगे। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करना। आप व्यूज़ भी, चलो थोड़ी बहुत व्यूज़ भी मिल जाती है, परंतु उसमें लाइक्स नहीं मिलते। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक लाइक का बटन दबाने में आपका क्या जाता है, ज़रूर दबाइएगा। और अगर कुछ पूछना हो किसी टॉपिक्स पर, आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। उसी तरह से बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार मैं किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन को भी दबाइए। तो मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।